ओम श्री हरि नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है भाग्योदय ज्योतिष केंद्र के इस वीडियो में। साथियों, जैसा कि मैंने चैत्र मास जब प्रारंभ हुआ था तब मैंने भारतवर्ष के लिए एक छोटी सी कुंडली विवेचना की थी। मैंने उस समय मैंने ऐसे कई बातें बताई थी जो शायद अच्छी भी थी, कुछ बुरी भी थी। उनमें से कुछ घटनाएं सही साबित हुई। जैसे कि मैंने उस टाइम कहा था कि भारत के जो आसपास के जो राज्य और जो देश हैं उन सब में बहुत ज़्यादा राजनीतिक उथल पुथल होने वाली है। जैसे कि आपने देखा है अभी नेपाल में कुछ दिन पहले वहाँ पे प्रधानमंत्री चेंज हुए हैं, और अभी जो अफगानिस्तान का हाल है वहाँ पे भी आप समझ सकते हैं वहाँ पे क्या हालत है। अफगानिस्तान में भी तालिबान ने काफ़ी हद तक कब्जा कर लिया है, और आने वाले समय में वो वहाँ पे पूर्ण रूप से कब्जा कर लेंगे। और कुछ समय बाद कुछ ऐसे ही हालात पाकिस्तान में भी होने वाले हैं, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया था। तो साथियों, वो जो विवेचना थी मेरी वो पिछले वर्ष के लिए थी, और इस बार जो 15 अगस्त आने वाला है उस 15 अगस्त के बाद हमारे देश की क्या स्थिति होगी उसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो साथियों, हम कुंडली विवेचना करने से पहले आने वाला वर्ष कैसा होगा, इससे पहले हम लोग एक बार जो हमारा भारतवर्ष की आज़ादी की जो कुंडली है उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। साथियों, मैंने आपको अपने उस वीडियो में बताया था कि भारतवर्ष की जो कुंडली है, भारतवर्ष की कुंडली जो बनाई है मैंने, उसका आधार मेरा 15 अगस्त 1947 का है। रात में 12 बजे इसका जो भी आज़ादी हुई थी। और दिल्ली इसलिए मैंने जगह लिया क्योंकि भारतवर्ष का भी कोई तो स्थान लेना था जहाँ पे हम लोग इसे बता सकें कि हाँ ये इसका जन्म स्थान है या इसका प्रारंभिक स्थान है। तो मैंने समय क्या है 15 अगस्त 1947 रात के 12 बजे, स्थान दिल्ली। अब हम इस कुंडली को देखते हैं जिसमें राहु लग्न में बैठा हुआ है, केतु सप्तम भाव में बैठा हुआ है, दूसरे भाव में मंगल बैठा हुआ है, तीसरे भाव में शुक्र, चंद्रमा, सूर्य, बुध और शनि 5 ग्रह एक साथ बैठे हुए हैं। छठे भाव में बृहस्पति बैठे हुए हैं अपने शत्रु राशि में। साथियों, अब ये सारे ग्रह बैठे तो हुए हैं, इसका क्या फल मिलता है, कैसे परिणाम मिलते हैं, किस तरीके से इनके विवेचना करते हैं, इस बारे में मैं अपने आने वाले वीडियोज में जब आपको बताऊंगा कि हाँ किस तरीके से हम कुंडली देखते हैं तब बताऊंगा। लेकिन अभी आपको थोड़ा थोड़ा हिंट दे देता हूँ। जैसे देखिए, जब हम बात करते हैं वृष लग्न की, वृष लग्न जो होता है उसका मालिक, उसका स्वामी होता है शुक्र। शुक्र अपने से तीसरे गया हुआ है। 4 नंबर जो राशि है कर्क राशि है, उसका स्वामी है चंद्रमा, जो कि चंद्रमा और शुक्र की ज़्यादा अच्छी बनती नहीं है, दोनों आपस में मित्र नहीं है, वो आपस में शत्रु हैं। चंद्रमा भले ही शुक्र को अपना शत्रु नहीं मानता, लेकिन शुक्र चंद्रमा को अपना शत्रु मानता है। तो वह अपने से तीसरे गया हुआ है, जो कि है भाव अच्छा, लेकिन वह अपने शत्रु की राशि में बैठा हुआ है, इसलिए वह थोड़ा कमजोर है। अब हम बात करें दूसरे भाव की, दूसरे भाव में मंगल बैठा हुआ है। जैसा कि हम साथियों जानते हैं, साथियों हम लोग तीसरे भाव से अपने छोटे भाई बहन, ये अपने उन लोगों को हम देखते हैं जो हम पे आश्रित होते हैं, ये हम अपने पराक्रम के भाव को देखते हैं। तो अगर तीसरे भाव की बात करें तो जो हमारे आसपास के पड़ोस के जितने लोग भी हैं उन सबको हम तीसरे भाव से देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हमारे तीसरे भाव की जो स्थिति है वो अच्छी नहीं है। तो अगर हम लोग चाहें भी कि अपने बाकी दो जो देश है आस पड़ोस के उनसे अच्छे संबंध बनाएं, तो शायद वो कहीं हद तक संभव नहीं है। साथियों, हमारे देश की जो कुंडली है इसमें एक कालसर्प योग बनता है, जैसा कि आपने देखा ही है। राहु और केतु के बीच में सारे ग्रह बैठे हुए हैं, और यहाँ पे जो ये कालसर्प योग बना हुआ है ये एक बहुत ही अच्छा कालसर्प योग नहीं माना जाता। इस कालसर्प योग को हम लोग अनंत नामक कालसर्प योग बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि लग्न में राहु बैठा हो, सप्तम भाव में केतु बैठा हो और बाकी सारे ग्रह उसके बीच में बैठे हों, तो ये अनंत नामक कालसर्प योग बनता है। और यह जो कालसर्प योग होता है यह जब भी कोई व्यक्ति 50 से 55 साल के एज के आसपास का होता है या 45 से 55 साल के एज का होता है, तब उसे कुछ मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। अगर मैं याद करने की कोशिश करूं तो शायद ये वही साल थे जब भारत ने अपना अंतिम युद्ध कारगिल का युद्ध लड़ा था, और वहाँ पे उसे काफ़ी हद तक विजय भी मिली थी। और अगर हम बात करें तो यह कालसर्प योग सिर्फ बुरे नहीं होते, अच्छे भी होते हैं। मैंने कालसर्प योग के ऊपर एक अपने अलग वीडियो बनाई हुई है, आप लोग चाहे तो मेरे वीडियो में जाकर उससे देख सकते हैं। उसमें मैंने किस तरह के कालसर्प योग होते हैं, कालसर्प योग का क्या क्या कारण होता है, किस तरीके से बनते हैं, किस तरह के कालसर्प योग से क्या परिणाम मिलता है, वह सब मैंने बताया था। तो साथियों,
मैंने अपने देश के बारे में काफ़ी कुछ बता दिया आपको। अब हम बात करते हैं कि आने वाला जो वर्ष है भारत के लिए वो कैसा होने वाला है। साथियों, ये 14 अगस्त 2021 को इसका राशि प्रवेश हुआ था, यानी वर्ष फल बनता है इससे। मेष लग्न की कुंडली बनती है। लग्नेश अपने से पंचम भाव में बैठा हुआ है, जो कि बहुत अच्छा नहीं, हम ये कहूँगे बहुत अच्छा नहीं है, एक बहुत ही अच्छी स्थिति है। लग्नेश पंचम भाव में गया, अपने से त्रिकोण में गया, वो वन ऑफ द बेस्ट थिंग है। आने वाला वर्ष जो भारत का होने वाला है वो अच्छा होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे उसे पराक्रम दिखाने का मौका भी मिलेगा और देश दुनिया में उसकी काफ़ी ज़्यादा इज्जत भी होगी। अब हम बात करें पंचम भाव में, वहाँ बैठ करके वो बैठा हुआ है अपने मित्र की राशि में, बैठा हुआ है बुध के साथ। बुध वहाँ बैठ करके उसका थोड़े बहुत उथल पुथल करे, वहाँ पे उससे कुछ चाल चढ़नी पड़े या फिर कुछ इस तरह सा कुछ हरकत हो जाए जिसकी वजह से कहीं भारत को शर्मिंदगी महसूस करनी पड़े, लेकिन वह बाद में वो एक काफ़ी अच्छे नाम और फेम के साथ उदय होगा। जैसे कि अभी आप जानते हैं कि अफगानिस्तान में जो स्थिति है अभी, भारत अपना कोई भी पक्ष सामने नहीं रख रहा है, जबकि उसे अपना पक्ष सामने रखना चाहिए। आप लोगों को याद होगा जब मैंने पिछली बार अपनी वीडियो बनाई थी और मैंने जब 6 ग्रहों का जो योग बना था, उस योग के बारे में जब आपसे मैंने बात की थी, मैंने आपको उस समय भी कहा था कि भारत का जो आने वाला वर्ष है इसमें उसे कहीं ना कहीं कोई एक ऐसा स्टेप लिया जाएगा जिसमें कि भारत को नुकसान होगा। तो उस समय ये शायद वीडियो मेरी अप्रैल के आसपास की थी, और उस समय भारत ने एक जो डिसीजन लिया था, बंगाल आदि जो 5 राज्य थे वहाँ पे चुनाव होने के, और वो जो निर्णय था वो काफ़ी अच्छा निर्णय था, क्योंकि उसके बाद ही जो भारत में कोविड की जो दूसरी लहर आई थी उसने काफ़ी ज़्यादा नुकसान किया था। साथियों, हम उसको बात नहीं करते हैं, तो इस बात करते हैं कि आने वाला वर्ष कैसे होने वाला है। साथियों, प्लस पॉइंट एक ये कि लग्नेश पंचम में बैठा, अच्छा हो गया। लग्न से 11वें भाव में जो धन भाव का स्वामी है वहाँ पे बृहस्पति बैठा है। आप चाहे मानिए या मत मानिए, आने वाला वर्ष भारत के लिए इनकम के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होने वाला है। अब हम बात करते हैं इसमें और क्या क्या अच्छाइयाँ हैं। यहाँ पे 4थे भाव में सूर्य बैठा हुआ है, मूनता भी वहीं बैठी है, तो कहीं हद तक मैं ये मान सकता हूँ कि भारत की जो पब्लिक है, जो अब तक त्राही कर रही थी कोविड से या अपनी जॉब जाने की वजह से, उनको काफ़ी हद तक रिलैक्स मिलेगा। लेकिन दिक्कत यहाँ पे एक ही है कि 10वें भाव में बैठ के शनि महाराज सूर्य को देख रहे हैं, जो कि कहीं ना कहीं एक बार को ये जरूर दिखाता है कि आने वाले कुछ दिनों में हमें एक बार कोविड का जो तीसरी लहर है उसका सामना करना पड़ जाए। मुझे उम्मीद है कि आने वाला जो 15 सितंबर है उसके आसपास में, उससे कुछ दिनों बाद उसके आसपास में एक बार कोविड की जो तीसरी लहर है वो आएगी। मैं ये नहीं कहूँगा कि उससे बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है, लेकिन उसमें काफ़ी हद तक तीसरी लहर हम उसे मानेंगे, क्योंकि वो तीसरी लहर होगी भी। और यहाँ पर भारत का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि यहाँ पे चाहे हम ये बोले कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में काफ़ी ज़्यादातर लोगों को हम लोग वैक्सीन लगा पाए हैं अभी तक, और वैक्सीनेशन जो हमारा कार्यक्रम है बहुत अच्छा चल रहा है। इसके वजह से भारत में उतना ज़्यादा नुकसान नहीं होगा जितना बाकी राज्यों में होगा। अगर हम बात करें अभी भी, तो कई ऐसे देश हैं जिनमें तीसरी लहर आ चुकी है, उनके बाद भारत में भी आनी ही है, और मुझे उम्मीद है सितंबर एंड में या सितंबर के मिड में आएगी। अब हम बात करते हैं और हम क्या क्या अच्छा देखते हैं। राहु दूसरे भाव में, अष्टम भाव में केतु बैठा हुआ है। कहीं ना कहीं से भारत कोई ऐसी गुप्त योजना बना रहा है जिसकी वजह से वो अपने पड़ोसी राज्य, जो काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली है, मुझे लगता है चीन हो सकता है, चीन से उसका कहीं ना कहीं टकराव होने की स्थिति हो, चाहे वो आपका पीओके से संबंधित हो या फिर जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है वहाँ से। तो यहाँ पे जो स्थितियाँ हैं कहीं हद तक भारत के पक्ष में जा रही हैं, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि आप लोगों को संभल कर रहिएगा, क्योंकि तीसरी लहर आने वाली है, तो आप लोगों को फिर दोबारा से दिक्कत हो सकती है। मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ने वाला है, लेकिन ये है कि अगर आप लोग सावधान रहेंगे तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी तो किसी को दिक्कत नहीं होगी। मैं आप लोगों से अभी भी कहता हूँ कि माना देश में कोविड की लहर अभी कुछ भी नहीं है, हम हर चीज़ को मूव अच्छे से कर पा रहे हैं, सब ऑफिसेज खुल गए हैं और बाकी सब जगह खुल गए हैं, लेकिन आप लोग फिर भी ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए सावधान रहने की। मास्क जरूर लगाइए,
सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, ताकि हम कोविड को जो तीसरी लहर आने वाली है उससे अपने आप को बचा सकें। साथियों, यह जो चार्ट है इस साल का, काफ़ी हद तक जो हमारा जो 2 साल 1.5 साल में जो हमें नुकसान झेलने पड़े हैं उसको उभरने में हमें काफ़ी ज़्यादा मदद कर सकता है। तो साथियों, ये था मेरा आने वाले वर्ष के लिए कुछ छोटी सी मेरी विवेचना या आकलन। तो एक अगर मैं शॉर्ट में कहूँ तो आने वाला वर्ष भारत के लिए अच्छा होने वाला है। आर्थिक क्षेत्र में भारत इस समय कहीं न कहीं उसको अपना योगदान विश्व के लिए देने की आवश्यकता पड़ सकती है, चाहे वो युद्ध क्षेत्र में हो, चाहे आप किसी रणनीतिक क्षेत्र में हो, उसको करना ही पड़ेगा। और यह वर्ष भारत को एक अच्छे से पोजीशन पे लाके खड़ा कर देगा। बस आज के लिए इतना ही। आप लोगों से मैं दोबारा प्रार्थना करता हूँ, कृपया करके आप लोग घर में रहिए, जितना हो सके बाहर मत निकलिए। और अगर आप घर से बाहर निकलते भी हैं तो मास्क लगा के रखिए, सोशल डिस्टेंसिंग को आप फॉलो कीजिए, ताकि आपको कोविड जैसी कोई प्रॉब्लम ना हो। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये बात शेयर भी करते रहिए कि तीसरी लहर आएगी, आपको खुद को सिक्योर करना है, अपनी फैमिली सिक्योर करना है। और आप लोग मेरे वीडियो को देखते हैं, आप लोग इसको लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, फिर बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों से बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग मेरी इस वीडियो को शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए। साथियों, अगर मेरी इन वीडियो से आपको कहीं भी लगता है कि हाँ आपको कुछ फ़ायदा हो रहा है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।